अध्याय 11 देख रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। तो हुआ यह कि 26 जनवरी 1930 ये तय किया गया 1929 में जवाहरलाल नेहरू साहब की अध्यक्षता में कि भाई 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। ये आपसे डिस्कशन हो चुका है क्योंकि तभी आप ये 26 जनवरी की डेट निकल के आती है। यहाँ पर कई और लोगों का बात करना, उनके बारे में विवेचना करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है भगत सिंह साहब। अब भगत सिंह साहब ये देखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी देखिए और पूरे देश में अलग अलग तरीके के लोग थे। कई लोग तो अहिंसा का मार्ग चाहते थे, कई लोग निवेदन की नीति चाहते थे, कई लोग कहते थे क्रांतिकारी हिंसा करो। तो अलग अलग तरीके के विचार के लोग थे। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, अभी देखिए इसमें भगत सिंह की शुरुआत कहाँ से हुई और आगे कैसे कैसे हुआ। बहुत सारे लोग थे जिसमें भगत सिंह साहब हैं और चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं, सुखदेव साहब हैं। ये सब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, मतलब ये रेवोल्यूशनिस्ट थे। और इनका मेन चीज़ था कि जो औपनिवेशिक शासन है यानी जो ब्रिटिश रूल है, और जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग भी गड़बड़ कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि जो मजदूर है और जो किसान बिरादरी है उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलके, ये जो साहब लोग आप दिख रहे हैं ये मिले और इन्होंने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है, तो फिरोज शाह कोटला वहाँ पर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की। राइट। अच्छा, हुआ ये कि लाला लाजपत राय साहब एक आंदोलन में, एक जुलूस में जा रहे थे। तो वहाँ पर जब ये जुलूस में जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इन पे, जो भी उनके हुक्मरान होंगे या जो उनके लाठीधारी होंगे, इन्होंने इन पे, जो गरीब जनता है या फिर निहत्थी जनता है, उन पे लाठियों से वार कर दिया। हुआ ये कि लाला लाजपत राय साहब को लाठी लग गई और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो बात है मैं आपको जो बता रहा हूं वो है 17 दिसंबर 1928 की। इसमें क्या हुआ, अब तीन लोग अलग जो नाम है इसमें थोड़ा चेंज हो रहे हैं। देखिएगा किस किस ने ये किया। इसमें आपके भगत सिंह साहब थे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे और इसमें राजगुरु साहब थे। इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ जो हुआ था, जो उनकी एक तरीके से हत्या हुई क्योंकि मृत्यु हो गई थी लाठी लगने के बाद, एक ऑफिसर जिसने ये निर्देश दिया था उसका नाम है ऑफिसर सैंडर्स। तो इन लोगों ने ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी। ओके, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज की इन्होंने, यहां पर जो केंद्रीय विधान परिषद था, पहले अलाउड था, ऊपर आप बैठ के जो चीजें हैं वो यहां हो रही है वो देख सकते थे, या कुछ लोगों को अलाउड था। तो ये लोग पहुंचे, और कौन कौन लोग पहुंचे, भगत सिंह साहब और साथ में इनके थे BK दत्त। इन्होंने क्या किया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है यहां पर फेंक दिया बम। लेकिन बम के साथ एक पर्चा था और पर्चे में क्लियर लिखा था, और इन्होंने नारे भी लगाए। तो बम जब फेंका तो जो उनके साथ पर्चा था उसमें लिखा था कि भाई ये जो बम हम फेंक रहे हैं किसी को मारने के लिए नहीं है, जान नहीं ले रहे हैं हम केवल जो अंग्रेजी सरकार बहरी हो चुकी है, जिनको ये दिख नहीं रहा है कि कितना शोषण वो कर रही है, कम से कम हमारे इस बम डालने से कम अब तो सुनोगे आप। तो हुआ ये कि भगत सिंह साहब, सुखदेव साहब और राजगुरु, ध्यान रखिएगा ये अलग नाम हो गए, भगत सिंह साहब, सुखदेव साहब और राजगुरु साहब, इनको 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपको जान के बड़ा आश्चर्य हो गया कि इस समय इनकी उम्र मात्र 23 साल थी, मात्र 23 साल। आप देखें कि हिंदुस्तान का जो राजनीतिक आगे फैसला होना है कि भाई राजनीतिक भविष्य क्या होगा, तो 1927 में जो ब्रिटिश रूल है इंग्लैंड में बैठा हुआ, उसने क्या किया कि एक आयोग बनाया कुछ लोगों का, और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम जो है वो लॉर्ड साइमन, उनको लॉर्ड साइमन कहा गया। तो ये इनको हिंदुस्तान भेजा कि जाओ और वहां पता करो और जाके डिसीजन लो कि क्या करना है हिंदुस्तान का आगे। अब दिक्कत ये थी कि जो लोग यहां पर, जिनको आधिकारिक रूप में भेजा गया था ब्रिटिश रूल द्वारा, वो जो लोग थे
उसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था, नॉट अ सिंगल इंडियन। बस यही असंतोष हो गया लोगों को कि भाई आप हिंदुस्तान का फैसला कर रहे हो और एक भी इंडियन आप नहीं ले रहे हो इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है हम इसका बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। तो जब ये साइमन कमीशन आया तो साइमन वापस जाओ, यानी कि साइमन गो बैक, इस तरीके के नारों के साथ, जुलूसों के साथ, आंदोलन के साथ इनका जो प्रदर्शनकारी थे उनका स्वागत कर रहे थे, इसलिए साइमन गो बैक बोलते हैं। अब पूर्ण स्वराज जो है वो अपने आप तो आने वाला नहीं था, ये तो हम सब जानते हैं। इसके लिए लोगों को कई तरीके से, केवल यही नहीं कि जान की आहुति देनी है, कई तरीके से आहुति देनी पड़ती है। कई जेल में भेजे जाते हैं, कईयों के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है इसके लिए। तो 1930 में हो ये रहा था कि गवर्नमेंट कोई भी रूल पास कर देती थी, गवर्नमेंट कोई भी कानून बना देती थी और ये नहीं देखती थी कि इससे जो लोकल लोग हैं उनको क्या दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात है कि सॉल्ट टैक्स, मतलब ऐसा कानून पास किया कि नमक पे इन्होंने, ब्रिटिश रूल ने कहा कि नमक पे हम कर लगाएंगे। नमक का सारा काम ब्रिटिश रूल करती थी। इसका मतलब कि इसका उत्पादन भी वही करेगी और इसकी बिक्री भी केवल ब्रिटिशर्स ही करेंगे, यानी सरकार करेगी और कोई नहीं कर सकता। एकाधिकार था। तो 1930 में गांधी जी ने कहा, अच्छा गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्होंने कहा हम विनम्रता से कानून तोड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, भोजन का जो बुनियादी हिस्सा है, जो हर एक अमीर और गरीब सबके भोजन में पड़ता है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, तो सभी के सभी अमीर और गरीब सब साथ हो लिए कि भाई हाँ ये तो बात तो सही है। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी और उनके साथ जो इनके लोग थे, मतलब इनके अनुयायी थे या प्यूपिल्स थे, इन्होंने क्या किया, देखिए मैं आपको रूट भी बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। साबरमती के संत इसलिए बोला जाता है। साबरमती से 240 किलोमीटर दूर है दांडी। और दांडी क्या है, वो समुद्र के पास का इलाका है। यहाँ पर जो नमक बिखरा हुआ था, जो आप यहाँ पर गांधी जी को उठाते हुए देख भी रहे हैं, इसको इकट्ठा किया और मतलब जब नमक इकट्ठा कर लिया तो एक तरीके से नमक कानून इन्होंने पब्लिकली उसका उल्लंघन कर दिया ना, अवहेलना कर दी। और एक और चीज़ आपको बताऊंगा, यहाँ पर आगे आएगी। इन्होंने क्या किया, पानी बकायदा उबाला और उससे भी नमक बनाया, ये भी इन्होंने किया। तो इसके लिए फिर ब्रिटिश रूल हमें छोटी छोटी बात की तरह नाराज़ हो जाता था। ये ब्रिटिश रूल जो था वो जैसे कई लड़कियां होती हैं ना, नाराज़ हो जाती हैं छोटी छोटी बात पे, हर बात पे, वो वाले टाइप के ब्रिटिश रूल करती थी। छोटी बात पे नाराज़ हो जाते थे, फिर उसके बाद मारने पुटना, दमनकारी व्यवस्था शुरू कर देते थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा आपको, देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये पूछा जाता है सवाल। अब देखें, महात्मा गांधी जी जो है, ये जो एक्चुअल नमक है जो अपने आप बन जाता है, उसको इकट्ठा कर रहे हैं और सीधी तरीके से नमक कानून की तो अवहेलना कर ही रहे हैं। ये दांडी का चित्र है 6 अप्रैल 1930 का। अब आप यहाँ देखिएगा कि ये जो है, ये साबरमती आश्रम, ये गुजरात की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ से ये पैदल चले 240 किलोमीटर दूर और ये पूरा का पूरा 240 किलोमीटर यहाँ से चले और यहाँ पर आए दांडी और यहाँ पर इन्होंने नमक का कानून तोड़ा। तो ये पूरा रास्ता आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ ये गए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संघर्ष में केवल आदमियों ने काम नहीं किया, बहुत सारी औरतें थी जिन्होंने बहुत बहुत बड़ा हिस्सा लिया, चाहे वो यंग हो, वृद्ध हो, अकेली हो, चाहे विवाहित हो, ग्रामीण में रहती हो, गांव में या शहर में रहती हो, चाहे वो बहुत कट्टर हो या लिबरल हो, सभी लोगों ने, सभी औरतों ने आंदोलन में शामिल अपने आप को शामिल किया और बहुत बड़ी हिस्सेदारी इनकी मानते हैं हम, राइट। अब होता यह था कि महिलाओं की सहभागिता कई लोगों ने चाहा, कई लोगों ने नहीं चाहा, क्योंकि अब महिलाएं बाहर आने लगी थी और अंग्रेज अफसर और भारत के जो राष्ट्रवादी थे उनको लगता था कि भाई ये जो औरतें आ गई हैं अब तो, क्योंकि औरतें तो पावरफुल होती हैं, अभी आ गई तो भाई अब तो मामला और स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कर्नाटक की अंबाबाई, इनका चित्र नहीं मुझे मिल पाया। तो इन जो अंबाबाई है, इनका जो विवाह हुआ था बहुत कम उम्र में, कम से उम्र में 12 साल में हो गया था। 16 साल की उम्र में ये विधवा हो गई, इनके पति का देहांत हो गया। इन्होंने क्या किया, जो विदेशी कपड़े हैं और साथ में शराब की दुकानें, इसकी पिकेटिंग की, पिकेटिंग का मतलब इसका घेराव किया।
मतलब यहाँ पर खड़े हो जाती थी ये सब महिलाएं और किसी को एंटर नहीं करने देती थी, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनका ये हो गया कि इनका एक पैर होता था बाहर, एक पैर होता था जेल में, मतलब ये जेल जाती थी फिर बाहर आती थी, फिर इनको पकड़ के अंदर कर दिया जाता था। तो ये बाहर जाना अंदर जाना इनका चलता रहा, बार बार ये गिरफ्तार होती रही। लेकिन इन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। जब भी ये बाहर आती थी भाषण देती थी, लोगों को खासतौर पर महिलाओं को बुनाई कताई सिखाती थी, और जो मॉर्निंग फेरियाँ होती, प्रभात फेरी जिसे कहते हैं, उसका आयोजन करती थी। इन्होंने ये कहा कि जब मैं बाहर रहती हूँ और जब मैं ये काम करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे सुखद क्षण है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी पे मिलती है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद मिला है और मुझे प्रतिबद्धता यानी कुछ कर गुजरने की मेरी चाह, इसको एक नया आयाम मिला है। मैं आपको बताऊँ, ये जो नमक सत्याग्रह आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या हुआ कि जो गांधी जी थे, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए साहब, हम जा तो रहे हैं डांडी मार्च करने, लेकिन महिलाओं को मत प्लीज़ इसमें इन्वॉल्व करिए, मना किया इन्होंने। लेकिन सरोजनी नायडू, जिनका चित्र अभी आप देखने वाले हैं, इन्होंने कहा नहीं गांधी जी, महिलाओं को आप कम मत आकिए, और फिर शामिल हुई। और ये एक्चुअली गांधी जी से लीड तो कर रहे थे, लेकिन इसमें जो शामिल महिलाएं हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1931 का चित्र है, और यहाँ पर जो सरोजनी नायडू बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी और दांडी यात्रा में भी ये इन्वॉल्व थी। अब आप देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला थी। ये सवाल पूछा जाता है, बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 1925 की बात मैं कर रहा हूँ आपको। तो ये सरोजनी नायडू आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेरिस का चित्र है, एक अधिवेशन हो रहा था, उसमें ये गए थे। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा जब संघर्ष हो रहे हैं, हर तरीके का आदमी, हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, औरत नहीं है जो संघर्ष नहीं कर रही है। तो फाइनली 1935 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, या फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक एक्ट पारित किया। वो ये था प्रांतीय स्वायत्तता का, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये होता है, जैसे ये देश है, इसमें अलग अलग प्रोविंस थे, जैसे आज स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। तो इन्होंने कहा कि हम इनको ऑटोनॉमी दे देंगे, यानी कि ये खुद ही अपना, जैसे आज हर एक स्टेट की खुद की सरकार है ना, मतलब सेंटर की भी सरकार है, लेकिन स्टेट का काम स्टेट सरकार देखती है, उसी तरीके की ये बात इन्होंने की, राइट। तो इसके लिए 1937 में इन्होंने जो प्रांतीय विधायिका थी, मतलब यहाँ पर जो अब एक सरकार बनने वाली थी, यहाँ के विधायक जो चुनने जाने वाले थे, उनके लिए चुनाव करवा दिए। अब 11 उस समय प्रोविंस हुआ करते थे, उसमें से 7 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को विजय मिल गई, राइट। अब हुआ ये कि 2 साल, 1939 की मैं बात बता रहा हूँ, देखिए 2 साल बाद ये हुआ, इन्होंने पास किया 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का जो कानून है, एक्ट। 1937 में इन्होंने चुनाव करवाए, और उसी के बाद 2 साल बाद और 1939 में आप देखेंगे 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, मतलब इन 6 सालों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जर्मनी ने प्ले किया था। तो हुआ ये कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। अब ये था कि इसमें, जैसे मैंने कहा जर्मनी, तो इसमें हिटलर साहब, अब हिटलर जो था वो बहुत ही डेंजरस आदमी था। वैसे तो लोग बड़ा पसंद करते थे वहाँ के लोग, तभी तो ये, और बाकायदा ये डेमोक्रेटिक चुनाव से जीता था हिटलर। लेकिन हुआ ये कि इसका बड़ा दुख वो था, गुस्सा ज्यूज पे, यहूदियों पे, तो इसने इनको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। अब इस हिटलर के खिलाफ कौन थे? हिंदुस्तानी तो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी। तो क्योंकि हिटलर अलग पार्टी में था और ब्रिटेन अलग पार्टी में था, तो इनके बीच में जो लड़ाई थी, तो हिटलर से तो इनको नफरत थी, क्योंकि वो ऐसे गलत काम कर रहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा ब्रिटिश रूल से कि देखिए हम आपका साथ देंगे, ओके, हम आपका मदद करते हैं, लेकिन इस मदद के एंड में हम, अगर वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो आप हमें इंडिपेंडेंट कर देंगे। हम आपकी मदद कर रहे हैं ना, तो आप इसके बाद ये हमें वादा करिए कि आप हमें स्वतंत्रता दे देंगे। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। अंग्रेज क्यों मानेंगे? बस, तो ये 11 में से 7 मैंने बताया था ना आपको, कांग्रेस की सरकारें थी, तो बस इन्होंने सब ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि जो कांग्रेसी सरकार थी उन सब ने इस्तीफा दे दिया। फिर से बता देता हूँ,
प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है कि एक बड़ा सा संघ है, जैसे इंडिया है हमारा, और उसके बाद एक अंदर के जो स्टेट्स है वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। ये एक एक्ट उन्होंने पास किया था। भारत छोड़ो और उसके बाद अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। जब आपको याद रहना होगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 सितंबर 39 से लेकर 2 सितंबर 1945, तो 1939 से लेकर 1945 ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो जब ये हो गया खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जब खत्म हो गया, तो गांधी जी ने क्या किया कि एक नए तरीके से आंदोलन या कहें नया चरण शुरुआत की उसकी। अब थोड़ा गांधी जी ने बड़े हार्ड शब्दों में, स्ट्रांग शब्दों में कहा कि भाई ऐसा है ब्रिटिश, अब आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने, गांधी जी ने कहा किनको, भारतीय लोगों को, कि भाई अब आप या तो करो या मरो। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कहा करो या मरो, लेकिन करना है सब कुछ नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसक ढंग से करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, होता क्या था, जैसे मैंने कहा ना 2 साल का इन्होंने वो तो बना दिया था कानून, जैसे आजकल राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, यूएपीए कानून, किसी को भी पकड़ो डाल दो 2 साल के लिए। ये दिक्कत ये है कि जो गांधी जी जब भी कुछ होता था, और साथ में इनके जो अनुयायी थे या कहेंगे और भी जो किसान, जो भी नेता थे, इनको अंग्रेजों ने पकड़ा और डाल दिया जेल में, इनको जेल में डाल दिया। लेकिन जब आप एक बड़े आदमी को जेल में डालते हैं तो इससे आग और फैलती है, आंदोलन और बढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो किसान थे वो भी कूद पड़े, और जितने युवा थे, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो भी आ गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ गए विद्यार्थी। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब ने मिलकर क्या किया कि जो भी कम्युनिकेशन का, जैसे टेलीफोन वगैरह लग गए थे, तो कम्युनिकेशन जो बेसिकली कम्युनिकेशन ही तो हो रहा था, कैसे अंग्रेज लोग आपस में बात करते थे, तो कम्युनिकेशन वाला टेलीफोन लाइन, टेलीफोन के जो टावर थे वो सब तोड़ दिए इन्होंने। और दूसरा ये है कि जो भी राज सत्ता के सिंबल्स हैं, या कहें कि जो भी अंग्रेजों के सिंबल्स हैं कि भाई ये अंग्रेजों के प्रतीक है, इनको इन्होंने तोड़ दिया या हमला कर दिया, राइट। अब अंग्रेज क्या करते थे, जैसे मैंने बताया कि ये हमेशा छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते थे, तो अंग्रेजों ने फिर से वही रास्ता अख्तियार किया कि भाई अब तो इसको दबाना है, इसको बर्बर दमन करना है, मतलब इनके ऊपर बर्बरता करनी है, मारना है, पीटना है, काटना है। तो अगर आपको मैं बताऊं, 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने एक तो वो कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और अपनी गोली से 1,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। अब आप सोचिए, हवाई जहाज़ से गोली बरसाने के भी आदेश थे, हवाई जहाज़ से गोली मारो, किसी को मत देखो, बस गोली मारो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, बस मारो। लेकिन हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी है साहब, इनके सामने तो अच्छों को घुटने टेकने पड़ते हैं। ब्रिटिश राज को फाइनली घुटने टेकने पड़ गए। एक यहाँ चित्र दिखाना चाहूँगा आपको, ये भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का चित्र है। आप देखें किस तरीके से इनको मारा गया है या किसी तरीके से पीटा गया है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोग मरे और घायल हो गए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सुभाष चंद्र बोस साहब। अब इनकी स्टोरी समझना या इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इनका था समाजवादी विचार था इनका, ठीक, और आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस, समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस। फिर से समझिए, सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे वो चाहते थे भाई कि अब हमको ये किसी तरीके से वो पानी है, सब ये फ्रीडम पानी है। तो एक तो इनके समाजवादी विचार थे, और दूसरा ये था कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 धड़े थे ना, एक तो थोड़ा सा निवेदन की नीति था, थोड़ा सा लिबरल था। ये लिबरल नहीं थे, ये थे आमूल परिवर्तनवादी। इनका था भाई रेवोल्यूशन करना, इनको चीज़ें चेंज करनी है। तो जो गांधी जी कहते थे ना, उनके विचारों पे सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल यकीन नहीं था, या वो मानते ही नहीं थे, ठीक। ऐसा नहीं है कि गांधी जी का वो सम्मान नहीं करते थे, एज ए राष्ट्रपिता वो जरूर सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन वो ये कहते थे हमें कुछ बड़ा करना होगा, और इन्होंने बड़ा किया भी। मैं आपको बताऊं, जनवरी की बात है, ये 1941, ये बगैर किसी को बताए कलकत्ता से वो निकल गए जर्मनी के रास्ते। जर्मनी से होते हुए ये कहाँ पहुँचे? सिंगापुर। कहाँ पहुँचे? सिंगापुर। और
क्योंकि अंग्रेज़ों का जो रूल है उसको ख़त्म कराना था। उन्होंने वहाँ क्या किया, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज, इसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए का गठन किया। कहाँ पर? ये सिंगापुर पहुंचे थे वहाँ पर, ठीक। और फिर अगर हम हिंदुस्तान का ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका देखें, यहाँ पर इन्होंने एंटर करने की कोशिश की, इम्फाल और कोहिमा के ज़रिए यहाँ पर एंटर करने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये फेल हो गए, इनको एंटर करने नहीं दिया, अंग्रेज़ों ने एंटर करने नहीं दिया गया। फिर जो आईएनए के जितने भी सदस्य थे उनको कैद कर लिया गया, इन पे मुकदमे लगा दिए गए। और होता ये था कि जो भी देश भर के में जितने भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज है उसके सिपाहियों पर जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया, क्योंकि भाई ये तो देश के लिए काम कर रहे थे ना, अपने लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे थे। तो अगर आप देखें तो यहां मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। यहां पर आप देखेंगे ये मौलाना आज़ाद साहब दिख रहे हैं, और ये सेवाग्राम का चित्र है, ये सेवाग्राम वर्धा, थोड़ा नागपुर से 3 घंटे का रास्ता है। और मौलाना आज़ाद का जन्म जो है वो मक्का में हुआ था। पिता उनके बंगाली थे, माँ उनकी अरबी थी, अरब मुल्क की थी। और सबसे बड़ी बात है ये बहुत सारी भाषाओं के ये जानकार थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो विद्वान थे और वहादत दीन, यानी सभी धर्म को ये एक मानते थे। इनका कोई ये कट्टरवादी नहीं थे जैसे हिंदूवादी हों या फिर ये केवल इस्लाम की बात करते हों। तो गांधीवादी आंदोलनों में ये हमेशा सक्रिय रहते थे। और सबसे बड़ी बात ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, राइट। जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा 2 राष्ट्र बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसका भी इन्होंने घोर विरोध किया था। कौन साहब? मौलाना आज़ाद साहब। यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने कहा था शुरुआत में कि इनका नाम मैं ज़रूर लेने वाला हूँ। ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको हम सी राजगोपालाचारी भी बोलते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जो चित्र देख रहे हैं आप 1944 का है, गांधी जी से बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट हैं। और दक्षिण में जो नमक सत्याग्रह है उनके नेता थे सी राजगोपालाचारी। और 1946 में जो एक इंटरिम सरकार बनी थी उसके भी ये सदस्य रहे। और जब हम लोग आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो ये भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल रहे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे? वो है सी राजगोपालाचारी, ध्यान रहेगा। यहां पर है आयरन मैन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 45 से 57 इसके दौरान बहुत सारी जो भी वार्ता चल रही थी आज़ादी की, क्योंकि उसके बाद आज़ादी देनी थी हिंदुस्तान को, अंग्रेज़ों के साथ बातचीत चल रही थी, तो बहुत बड़ी इनकी भूमिका थी। तो पटेल साहब जो है नादियाड गुजरात, इसमें बड़े गरीब किसान और ट्रेडिंग परिवार से आया करते थे। और 1918 के बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके बाद ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आ गए, यानी ये बिल्कुल एक बड़े नेता बन के उभरे। और 1931 इसमें ये कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। यहां पर हम देख रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। अब मोहम्मद अली जिन्ना पहले तो सही थे, उसके बाद ये थोड़ा सा उस पर आ गए, अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। तो महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, आप सितंबर 1944 का चित्र देख रहे हैं। तो 1920 में तो ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे, है ना। तो लखनऊ में का जो पैक्ट हुआ था उसमें बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी कि भाई लखनऊ पैक्ट हो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल के काम करेंगे देश के लिए। फिर 1934 में इन्होंने जो मुस्लिम लीग बिल्कुल मर सी गई थी उसको पुनर्जीवित किया, उसको नया जीवन दिया। और बाद में जो पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं उनमें ये सबसे पहले आदमी थे, मतलब ये उन लोगों में शामिल थे। खैर पाकिस्तान बना हुआ अलग बात है, अच्छा देश है वो, हमारा भी अच्छा देश है, और दोनों एक ही संतान, मतलब एक ही देश से अलग हुए, तो वो हमारे भाई हैं, उनके हम भाई हैं, तो सब इज्जत करें एक दूसरे की। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, इसके बारे में हम करेंगे चर्चा अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।